तो स्वागत है आपका आज के इस पहले वीडियो में। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कक्षा 7 के जो आप लोग का बिहार बोर्ड का जो नया बुक है, जो अब एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है, उसके बारे में, जिसमें से आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ने हैं और 13 चैप्टर में से कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो भी आज मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा। तो चलिए अब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का जो चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पोषण की जो अन्य विधियां हैं पादपों में यानी पेड़ पौधों में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर में है प्राणियों में पोषण, यानी कि जो जीव जंतु है, मानव है, उसमें जो पोषण होता है, उसमें जो हम लोग खाते हैं उसका पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसमें से कि मानव में पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम खाते हैं और खाने से लेकर के जब मलमूत्र निकलता है वहां तक हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि दांत के बारे में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद थर्ड चैप्टर है हम लोगों का उष्मा। उष्मा यानी हीट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज गर्म या ठंडा होने पे कैसा लगता है, उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं। थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद है उष्मा का स्थानांतरण, कि अगर हम किसी भी चीज के नीचे में अगर उष्मा देते हैं तो वो बर्तन गर्म क्यों हो जाती है, वहीं अगर प्लास्टिक के नीचे हम उष्मा देंगे तो पूरी प्लास्टिक गर्म क्यों नहीं होती है, लकड़ी गर्म क्यों नहीं होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर हम लोग का है अम्ल भस्म और लवण या अम्ल क्षार और लवण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद है सूचक। अब कोई सूचक भी तो होना चाहिए कि इस सूचक से हम लोग पहचान पाए कि इस चीज को हम लोग अम्ल बोलेंगे, इस चीज को हम लोग क्षार बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज में लेते हैं सूचक के रूप में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक जो है वह है उदासीनीकरण, कि जब हम लोग अम्ल और भस्म को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि दोनों की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे भी हम लोग जानेंगे इसी अम्ल भस्म और लवण चैप्टर में। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 चैप्टर पे, जिसमें कि आप लोगों का है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कि कोई भी चीज जो परिवर्तन होता है उसमें, चाहे उसके रंग में हो, स्वाद में हो, तो वो या तो भौतिक होता है या रासायनिक होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सब टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तो इन दोनों के भी बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद 6 चैप्टर है जीवों में श्वसन, यानी कि जो मानव है या मानव के जैसे ही जो जीव जंतु है, जानवर है, उसमें श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग 6 चैप्टर में जानेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मानव में श्वसन क्रिया। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद है मानव में श्वसन तंत्र। अब जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं इसमें कौन कौन से हमारे शरीर के अंग यूज में आते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद है अन्य जंतुओं में श्वसन, यानी कि जो कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ ये सब है, ये सब कैसे श्वसन करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। उसके बाद मानव हृदय के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, कि जो मूत्र बनता है या मल बनता है तो वो सब कैसे बनता है, किस अंग में बनता है, तो हम लोग इस बारे में भी जानेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 8वें चैप्टर पे। 8वां चैप्टर आप लोगों का है पादपों में जनन, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे कैसे जनन करते हैं। जो जीव होते हैं उसका तो सभी को पता है, लेकिन जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे जनन करते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरे 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसमें से कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। उसके बाद 9 चैप्टर में आते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है गति और समय। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गति और चाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चाल का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में। उसके बाद आते हैं हम लोग 10वें चैप्टर पे। इसमें आप लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में, कि जब भी किसी चीज से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र बनती है। तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में, जिसमें से कि पढ़ना आपको विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या होते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पंखा क्यों चलता है, जनरेटर क्यों चलता है, तो इस बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 11वें चैप्टर पे। 11वां चैप्टर आप लोगों का है प्रकाश, कि कोई भी चीज जैसे कि अभी आप हम लोगों को देख पा रहे हैं तो वो प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। इसमें आप लोगों को पढ़ना है परिवर्तन। उसके बाद है गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और उसके बाद है लेंस द्वारा प्रतिबिंब, यानी कि जो गोले दर्पण होते हैं वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, साथ ही साथ जो लेंस होते हैं
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 12वें चैप्टर पे। 12वां चैप्टर है हमारा वन, हमारी जीवन रेखा। इसमें हम लोग वन के बारे में अच्छे से जानेंगे कि वहां के जो जीव जंतु होते हैं वो भ्रमण कैसे करते हैं। उसके बाद वहां के जो मृदा है, अपघटक है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम लोग 13वें चैप्टर में। 13वें चैप्टर में हम लोग अपशिष्ट जल की कहानी पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि जल के संरक्षण के बारे में, जल के उपयोग के बारे में। तो इन सब बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे कक्षा 7 के साइंस में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन संस्थान में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यह मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत एक भटोनी ग्राम है, वहां मिडिल स्कूल के पूर्व में यह संस्थान हमारा स्थित है। आप यहां पे डायरेक्ट आके हम लोगों से जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना प्रोटीन और वसा का जो कमी है वो कैसे पूरा करते हैं। तो कल हमने देखा था कि पौधे जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट को कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को पौधे बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो सबसे पहला तो है क्या? जल। दूसरा है खनिज। तीसरा है CO2। चौथा था सूर्य प्रकाश। इसके अलावा भी कुछ चीजें जरूरी होती है जैसे क्लोरोफिल और नाइट्रोजन। तो ये सभी मिलकर बना रही थी कल कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो पौधों में संचय हो रहा था वह स्टार्च के रूप में हो रहा था। जैसे कि मानवों में क्या होता है कि मानवों में वसा के रूप में संचय होता है, वैसे ही पेड़ पौधे किस रूप में संचय करते थे? तो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे संचय करते थे। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपने प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कैसे करते हैं, आज हम सबसे पहले इसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पौधे जो होता है वह नाइट्रोजन का सबसे पहले तो संश्लेषण करते हैं। और जब नाइट्रोजन उसके पास होता है तो उसी से वो किस चीज का संश्लेषण करते हैं? तो प्रोटीन का और वसा का संश्लेषण करते हैं। और पौधे नाइट्रोजन को कैसे पूरा करते हैं? तो नाइट्रोजन को पौधे जो होते हैं वह जमीन से ग्रहण करते हैं। और जमीन से ग्रहण करने के लिए जमीन में नाइट्रोजन होना भी तो चाहिए। और जमीन में नाइट्रोजन देता कौन है? तो एक राइबोसोम नाम का जीवाणु होता है जो क्या करता है कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। बदले में पेड़ पौधा उसको क्या देता है? तो बदले में पेड़ पौधा उसको खाना देता है, साथ ही साथ रहने के लिए की जगह भी देता है। यहां तक आप लोगों का क्लियर था कि राइबोसोम नाम का जीवाणु होता है जो क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि पौधे जो होता है वह क्या प्रोटीन और वसा का जो संश्लेषण है वह नाइट्रोजन से करता है। और नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है ये तो अभी आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण तो एक विधि है ही, लेकिन सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सभी पौधों में क्या क्लोरोफिल मौजूद होता है? नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते हैं, पीले कलर के होते हैं, उजले कलर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेड़ में क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो उसका रंग हरा हो जाएगा। तो इसीलिए पौधे जो होते हैं वह अन्य तरीकों से भी अपना पोषण करते हैं, अर्थात अपना खाना बनाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है परपोषण। परपोषण का अर्थ है दूसरे पादपों पर आश्रित रहना, अर्थात परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परपोषी का पूरा परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो परपोषी का मतलब है कि मान के चलिए कि कोई एक पौधा है, वो क्या करता है? भोजन के लिए दूसरे पौधा पर निर्भर रहता है। अर्थात मान के चलिए अगर कोई आम का पेड़ है तो उस पर क्या होगा कि एक दूसरा पेड़, अमरबेल का पेड़ क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा और अमरबेल पौधा क्या करेगा कि उससे आम के पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करेगा। अर्थात जो आम का पौधा जो है इतनी मेहनत करके अपना खाना बनाता है, उसको चुराने का काम कौन कर रहा है? अमरबेल का पौधा। तो जो अमरबेल का पौधा होता है जो खाना को चुराता है वह कहलाता है परजीवी। लेकिन जो खाना बनाता है या जिसका खाना चुराया जाता है वह कहलाता है परपोषी। अर्थात क्या समझे कि अगर कोई आम का पेड़ है, उसके ऊपर में अमरबेल का पौधा जो कि क्या है? परजीवी है, वह आके चिपक जाता है और क्या करता है? अमरबेल का जो पौधा है वह क्या कर रहा है? आम के पेड़ से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। अर्थात मान के चलिए ये आम का पौधा है, इस पर अमरबेल का पौधा आके चिपक जा रहा है, तो क्या होगा कि जो ये आम का पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाएगा वह कौन छीन लेगा? तो वह अमरबेल का पौधा छीन लेगा। और अमरबेल को पौधे को आप लोगों ने देखा होगा, वह पीले कलर का होता है और एक धागे नुमा संरचना होती है उसकी। तो वो क्या हो गया कि जो खाना छीनता है
वह परजीवी कहलाता है, जिसका खाना छीना जाता है वह परपोषी कहलाता है। अर्थात इस केस में क्या होगा कि आम का जो पौधा है वह परपोषी कहलाएगा और अमरबेल का जो पौधा है वह क्या कहलाएगा, तो वह परजीवी कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि यह है अमरबेल का पौधा। आप लोग साइड में कहीं पे फोटो भी आ रहा होगा, इससे आप लोग इजीली अमरबेल का जो पौधा होता है उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मृतजीवी पोषण पे। अर्थात हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कहीं पे मृतजीवी पोषण हो रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात का मौसम में जब क्या होता है, पेड़ पौधे जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ समय के लिए छूट जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे पौधे वो सड़ने लगते हैं और जब वो पौधे सड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, सांप का छत्ता उग जाता है। यह सांप का छत्ता अक्सर किस कलर का होता है, तो या तो उजले कलर का होगा, भूरा कलर का होगा, काला कलर का भी होता है। सांप का छत्ता को हम लोग कवक बोलते हैं। तो मान के चलिए कि यह क्या है, एक सड़ा हुआ पादप है, इसके ऊपर में कवक उग गया। तो अब कवक खाना कैसे बनाएगा, तो वो कवक क्या करता है कि इस जो सड़ा हुआ पादप है इसके ऊपर एक केमिकल रिलीज करता है और जब वह केमिकल देता है तो ये जो सड़ा हुआ वस्तु है अर्थात सड़ा हुआ पादप है, यह घुलित विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यह कहीं ना कहीं एक जलीय रूप धारण कर लेता है। फिर क्या करता है कि इसके ऊपर में जो कवक है वह इससे क्या करेगा, वह इससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो मृतजीवी पोषण ऐसा होता है कि इसमें जो सड़ा गला पादप है इसके ऊपर में कवक उग जाता है और कवक क्या करता है, कुछ सड़े गले चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। और जब क्या होता है, जब सड़ा गला चीज खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सांप का छत्ता भी खत्म हो जाता है। मेनली सांप का छत्ता का काम क्या है, तो उसको साफ सफाई करने के लिए प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है। तो मृतजीवी पोषण आप लोग समझ गए, पर पोषण आप लोग समझ गए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कीट भक्षी पोषण को और सहजीवी पोषण को। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जो होती है जब उसकी शक्ति खत्म होने लगती है तो फिर उसकी शक्ति को हम लोग कैसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका आज के फिर से न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कीट भक्षी पोषण और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहजीवी पोषण। और इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वपोषण, परपोषण और उसके बाद मृतजीवी पोषण। तो स्वपोषण में क्या हो रहा था कि पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बना रहे थे। परपोषण में क्या हो रहा था कि एक पौधा दूसरे पौधा से जाके चिपक जा रहा था और दूसरा पौधा जो खाना बनाता था उसका खाना चुरा लेता था। तो उसमें जो चुराने वाला पौधा है जैसे कि अमरबेल का पौधा, तो वो पौधा कहलाता था परजीवी। लेकिन जिससे खाना वो ले रहा है वो पौधा क्या कहलाता था, तो वो पौधा कहलाता था परपोषी। उसके बाद आए हम लोग किस पे, मृतजीवी पोषण पे। मृतजीवी पोषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है पेड़ पौधे वह सड़े गले चीजों से अपना खाना को अवशोषित करते हैं। तो इसको तो हम लोग अभी तक में क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है कीट भक्षी पोषण के बारे में। तो आइए समझते हैं कीट भक्षी पोषण होता क्या है। वैसा पोषण जिसमें क्या किया जाए कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह कीटों का भक्षण करके अर्थात कीटों का शिकार करके अपना खाना बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन संश्लेषण करते हैं। उस पोषण को हम लोग कीट भक्षी पोषण कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी के पौधा में क्या हो रहा था कि एक घड़े की आकृति का, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक घड़े का आकार का पौधा होता है। और जब क्या करता है कि मान के चलिए कि ये घड़ा है, जैसे ही कीट यहाँ पे आके रुकेगा तो क्या करेगा कि उसके ऊपर वाला जो ढक्कन है जो ऐसा करके मुंह बाय खड़ा है वो क्या होगा कि अचानक से बंद हो जाएगा। और जब बंद हुआ तो कीड़े को निकलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। और जब कीड़ा बाहर नहीं निकलता है तो क्या होता है कि उसका जो अंदर का लेयर है उससे वह धीरे धीरे अम्ल स्रावित करता है और धीरे धीरे क्या करता है, उस कीट का भक्षण कर लेता है और उस कीट को गला करके क्या करता है, अपना पोषण उससे प्राप्त कर लेता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो पौधे होते हैं, जो ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, यह नाइट्रोजन जमीन से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं यह कीटों को ही भक्षण करके उससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। और यही एक ऐसा पौधा होता है जो क्या होता है कि मांसाहारी होता है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सहजीवी पोषण पे। सहजीवी पोषण में क्या होता है कि मान के चलिए दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी क्या है कि दोनों ही गरीब हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि एक दूसरे से मिल करके, मान के चलिए कि एक क्या दे रहा है, एक रहने के लिए जगह दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। तो बस कुछ वैसा ही होता है सहजीवी पोषण में। इसमें दो पौधे होते हैं, दो पौधे क्या करते हैं कि एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। कोई रहने के लिए जगह देगा, कोई खाने के लिए खाना देगा। ऐसा ही एक होता है लाइकेन में। लाइकेन में क्या होता है कि जो कवक बनते हैं,
कवक क्या करता है कि उसका बेस का काम करते हैं, अर्थात उसको रहने के लिए जगह देते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो व्हाइट कलर का है वो क्या है, कवक है, लेकिन उसके ऊपर में हरे कलर का एक लेयर दिख रहा होगा, तो वो हरा कलर का लेयर क्या है, शैवाल। शैवाल क्या करता है, क्योंकि वो हरे कलर का है, अभी तक में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हरा कलर होता है वो किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। तो वो जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खाना बनाता है, और जब वो अपना खाना बनाता है तो फिर क्या करता है, वो अपने खाना का कुछ भाग कवक को भी दे देता है। बदले में कवक से उसे क्या मिलता है, तो कवक उसे रहने के लिए स्थान देता है। तो लाइकेन का एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइकेन सहजीवी क्यों है। तो लाइकेन इसलिए सहजीवी है क्योंकि उसमें क्या होता है, कवक और शैवाल जो होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना आवास और पोषण साझा करते हैं, इसीलिए वो कौन सा पोषण कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैसा पोषण जिसमें पादप एक दूसरे से अपना पोषण तथा आवास साझा करते हैं सहजीवी पोषण कहलाते हैं। और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल। आप लोग क्या करिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक आप लोग क्या क्या समझ गए, स्वपोषण समझ गए, परपोषण समझ गए, कीटभक्षी पोषण समझ गए, मृतजीवी पोषण समझ गए और सहजीवी पोषण भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मृदा में पोषक पदार्थों की पुनः प्राप्ति, अर्थात मिट्टी जो होती है उसमें लगातार फसल जब हम लोग उपजाते हैं तो क्या होता है, उससे जो है फसल लगातार पोषक तत्वों का शोषण करते रहती है। और अब मान के चलिए कि अगर आपके घर में 25 किलो चावल है और पर डे 1 किलो चावल बन रहा है तो क्या होगा, 25 दिन के बाद वो चावल समाप्त हो जाएगा। और अगर आप चावल फिर से नहीं खरीदते तो आपको क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। कुछ वैसा ही होता है मिट्टियों में। मिट्टियों में जो है वह लगातार क्या होता है, फसल उगने से पोषक तत्वों की कमी होते जाती है, और इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उर्वरक मिलाते हैं, साथ ही खाद भी मिला सकते हैं। उर्वरक में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, पोटास मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं, फास्फोरस भी मिलाते हैं। लेकिन दाल की जो फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दाल की जो फसल की जड़ें होती हैं उनमें राइबोसोम नाम का एक जीवाणु उपस्थित होता है जो क्या करता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते रहता है। इसीलिए जो दाल के पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन खाद का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो बाकी बचे पौधे हैं उन सभी में किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो उस सभी में नाइट्रोजन खाद की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।